अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए सेकंड ईयर फिज़िक्स के जो है वो टेक्स्ट बुक में जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, वो चाहे आपके आर्टिकल्स हैं, वो चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैं आपके लिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने सही मायनों में इन इस वीडियो का फ़ायदा उठाना है तो आप अपनी फिज़िक्स सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल अपने पास रख लें, ताकि जो जो मैं एमसीक्यूज आपको बताऊं वो आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अंडरलाइन कर सकें, ताकि जब आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो वो एमसीक्यूज आपके जहन में रहे। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो उससे पहले आप लोग जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स के ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये एग्जामिनर कहीं से भी उठाकर जो सा वो देख सकते हैं। वो चाहे आपकी कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसके बीच में से कोई फार्मूला उठाकर दे देंगे, ठीक है, या आपकी टेक्स्ट बुक में जो साइड बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो उठाकर एमसीक्यूज में दे सकते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, इवन के आपके न्यूमेरिकल्स में से भी शॉर्ट जो है वो एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्योंकि बाहर वाले एमसीक्यूज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज जो बन सकते हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने जो सा है वो गौर से देखना है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगी। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स का वो है चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? चार्जेस एट रेस्ट। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो इन रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जो एट रेस्ट होते हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा भी हुआ है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो ये हमारे पास है मशहूर और मारूफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ के अंदर हमारे पास जो सा है, अच्छा याद रखिए कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के दरमियान होता है। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज जो इसमें से बनता है वो हमारे पास ये के की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 12.2, ठीक है। के हमारे पास इसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इन ऐसे यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ये हमारे पास 8.85 है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिवर्स का स्क्वायर, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये सिर्फ इस एप्सिलॉन नॉट की है, ना कि ये के की है। के की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम कूलम इनवर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी एमसीक्यूज में आ सकती है और के की वैल्यू भी हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकती है। तो कूलम्स लॉ का जो हमारे पास फ्री स्पेस में फार्मूला हो गया वो हो गया ये एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएं। अब देखिए जैसे मैंने आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो साइड बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें से भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये जो टेबल नंबर 2.1 है, ठीक है, इसमें से वो किसी चीज़ की भी वैल्यू उठाकर, सॉरी, ये जो हमारे पास जो है ये असल में परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस है, ठीक है, या यूं कह लें कि रिलेटिव परमिटिविटी है। जो उनसे है वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? एक है वैक्यूम की, दूसरी है हमारे पास एयर की, तीसरी है हमारे पास गिलास की, चौथी है हमारे पास रबड़ की, और पांचवी है हमारे पास वाटर की। जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से आए, पूरे टेबल में से ही आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो ये जो सा है ये हमारे पास क्योंकि इसी के रिलेटेड है कि यहाँ पे देखिए कि अगर हम, ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास फार्मूला है उसका,
कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये हमारे पास है फ्री स्पेस में। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, तब कूलम्ब लॉ कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है, तब कूलम्ब लॉ हमारे पास ऐसे चेंज हो जाएगा कि उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई जो है वो आ जाएगी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की। ये देखें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 12.6 को देखिए, यहाँ पे हमारे पास ई आर, ये क्या हमारे पास है? ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास ये गिवन है। तो इसको आपने याद कर लेना है, ये हमारे पास एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, वो उसने दिया भी होगा, इट कैन बी सीन दैट इन द टेबल दैट ई आर फॉर एयर इज 1.0006। ये हमारे पास एयर की क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है हमारे पास फील्ड्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें से भी हमारे पास कुछ जो सा है वो एमसीक्यूज बन सकते हैं। कि हमारे पास सबसे पहला ये है, माइकल फ्राडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया? माइकल फ्राडे थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, आगे आ जाइए, ये हमारे पास जो सा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा है वही फिलहाल जो सा है वो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास चल रहा है। ठीक है, जाहिर बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सा है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो हमारे पास दूसरे चार्जेस के ऊपर होती है, लगती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। या तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। तो ये हमारे पास वही फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 12.7 है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आ गई? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इसमें से भी बहरहाल ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो डायग्राम्स बनी हुई है। हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास आउटवर्ड है। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कहाँ होती हैं? वो रेडिली आउटवर्ड होती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हैं? वो इनवर्ड है। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। और देखिए, कोई सी भी दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर आप फिगर नंबर 12.8 देखें, तो हमारे पास कोई भी ये जो वो इलेक्ट्रिक लाइन है वो किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। और देखिए, ये हमारे पास जो फिगर नंबर 12.9 है, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर एंड हो रही हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको चार चीज़ें बताई, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली, उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाली, उसके बाद ये हमारे पास देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो किसी दूसरी को क्रॉस नहीं कर रही, इवन के टच भी नहीं कर रही। और देखिए इस वाली फिगर में देखिए 12.9 में कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर एंड हो रही है। तो ये हमारे पास ये जो चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें से भी वो कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो बना सकता है। ओके, उसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला है हमारे पास एक्जियोग्राफी, यानी कि फोटोकॉपियर। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एक्जियोग्राफी, ये है क्या चीज़? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जाए कि द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जियोग्राफी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोस एंड ग्राफोस मीनिंग ड्राई राइटिंग। तो जियोग्राफी का क्या मतलब हुआ? हमारे पास ड्राई राइटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रम होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक एल्यूमिनियम और दूसरा सेलेनियम। अब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्या होता है? ये देखिए लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड सेलेनियम इज एन इंसुलेटर इन डार्क एंड बिकम्स अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। यानी कि जो सेलेनियम है, जितनी देर वो डार्क में रहता है, ठीक है, वो जितनी देर वो अंधेरे में रहता है, ठीक है, वो वहां पर एज ए इंसुलेटर होता है। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सेलेनियम के बारे में, कि सेलेनियम जो है वो अंधेरे में, सेलेनियम इज एन इंसुलेटर इन डार्क, के सेलेनियम जो है वो अंधेरे में एक इंसुलेटर होता है और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक कंडक्टर बन जाता है।
ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। एंजियोग्राफी के अंदर हमारे पास एक खास किस्म का जो है वो ब्लैक पाउडर यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनर, ये लिखा हुआ है। A special dry black powder called toner is given a negative charge। ये भी एक एमसीक्यू है कि जो हमारे पास टोनर होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उस जो ब्लैक पाउडर होता है उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम टोनर कहते हैं। तो ये भी हमारे पास दो एमसीक्यूज जो है यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, इसको भी एक दफ़ा थोरोली स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, ये हमारे पास नोजल है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इंक सप्लाई आ रही होती है, और यहाँ से इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारे पास यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, देखिए, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जाती है हमारे पास यहाँ से इंक सप्लाई के ऊपर, और वहाँ से जाती हैं नोजल के ऊपर। नोजल से जब हमारे पास इंक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो निकलते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड सिर्फ उन इंक ड्रॉपलेट्स को जो है वो चार्ज करते हैं जिनकी पेपर के ऊपर ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको चार्ज कर देते हैं ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। जब वो इंक ड्रॉपलेट्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो चार्ज हो जाते हैं, तो देखिए जब वो यहाँ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर आते हैं तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती हैं और वो सीधा इधर चले जाते हैं, कहाँ पर, कट पर। ठीक है, और वो इंक ड्रॉप्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज नहीं करते। तो वो जो उनसे अनचार्ज रहते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो सीधा जाकर पेपर से टकराते हैं और हमें 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 हमारा मतलूबा प्रिंट जो है वो मिल जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया ए का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास उसका फार्मूला आ गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बेसिकली जो ये होता है, ये हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास ई डॉट ए। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सा है वो फ्लक्स जो सा है वो मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है। देखिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को देखें, ये जो ये लिखी हुई है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो हो जाएगा मैक्सिमम। ये देखिए, फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो तब हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। पहली बात है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, और कॉस 90 कितना होता है, 0 डिग्री। और जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे मजीद एप्लीकेशन भी आएगी। ठीक है, गॉसेस लॉ के फॉर्म में ये आ गया गॉसेस लॉ हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास वही गॉसेस लॉ आ गया। ठीक है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। उसके बाद इसके आगे हमारे पास जो है वो 3 एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो इसके फार्मूलाज जो हैं वो आपने याद रखने हैं। ये वाली जो है वो इक्वेशन हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, उसका फार्मूला जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा, इक्वेशन नंबर 12.19। ये वेक्टर फॉर्म है। 12 इक्वेशन नंबर 12.18 जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है, जबकि इक्वेशन नंबर 12.19 जो है ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास इसकी जो तीसरी वो है एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये उसकी प्लेट्स, ये हमारे पास जो है उसकी डायग्राम है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12.20 जो सी है, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसके जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12.23 जो है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, किस चीज़ की, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये हमारे पास इक्वेशन है। और उसका यूनिट क्या होगा,
जूल पर कूलम जो है ये हमारे पास यूनिट होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वोल्ट। यहाँ पे देखिए ये वर्क डन बाय यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज, चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम। जूल पर कूलम इसके इक्वल होता है वोल्ट, वोल्ट की। ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका ये आप लोगों ने फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा है ये बड़ा, ये एमसीक्यूज भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वोल्ट पर मीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात नहीं बल्कि ये अक्सर औक़ात जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज भी है कि वोल्ट पर मीटर जो है वो हमारे पास न्यूटन पर कूलम के इक्वल होते हैं, और ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है वो यूनिट्स। ठीक है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ओके, उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये तो हमारे पास एक पूरा जो सा है वो आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो इक्वेशन है 12.40, इसका जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सा है, इसका आप लोगों ने जो सा है वो फार्मूला याद करना है। ठीक है, और ये हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। या वो उसको उल्टा के भी पूछ सकता है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल किसके इक्वल होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनका कंपैरिजन आ जाता है, तो एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसका सन याद रखना है। ठीक है, कि 1909 में जो है वो मिलीकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या था कि हमने जो सा है वो जो हमारे पास वो ऑयल ड्रॉपलेट्स था। ठीक है, यानी यूं कह लें कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो उसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर दिया। ठीक है, ताकि तभी जब हमने इक्वल किया तभी तो यहाँ हमारे पास जो नोजल से आने वाला जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है यहाँ होल सेंटर होने के बाद दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो गए। तो ये हमारे पास उसकी कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने इक्वल कर दिया। यदि पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर हमारे पास उसका मास है ऑयल ड्रॉपलेट का। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है, तो उसके बाद ये हमारे पास उसकी लास्ट जोन सा है वो जो रेडियस आ जाता है, इस रेडियस का फार्मूला जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। तो सारी चीज़ें कर कराने के बाद जो है वो हमारे पास उसका चार्ज निकल आता है कितना, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम, जो हमारे पास एक कांस्टेंट चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, हमारे पास कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। इसकी इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं कि 1 माइक्रोफैरड कितना होता है और 1 पिकोफैरड कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो बेसिकली हमारे पास ये वाली आती है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, ये हमारे पास वैक्यूम में है, लेकिन अगर कोई हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम इंसर्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास ये इक्वेशन यूं चेंज होती है। एप्सिलॉन आर याद रखिए हमेशा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पर एप्सिलॉन आर आता है, क्योंकि देखिए जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो जब हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई मीडियम रखते थे दो चार्जेस के दरमियान, तो वो आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आया था हमारे पास एप्सिलॉन आर और Q1 Q2/R²। तो ये हमारे पास था कूलम्स लॉ। तो देखिए जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था वहीं पे हमारे पास एप्सिलॉन आर आया, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वहीं पर हमारे पास एप्सिलॉन आर आया है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, ये आप लोगों ने याद रखना है कि
डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है और इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कि बेसिकली जब हम किसी जो सा है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान की जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसकी जो सॉरी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। ठीक है, तो उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला आता है वो हमारे पास ये आता है, ई इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब यहाँ पर उसको वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम कर दें 2 टाइम्स, वी को हम कर दें 2V। ठीक है, और कैपेसिटेंस को हम कर दें हाफ, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास फर्क जो है, तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डबल कर दिया और कैपेसिटेंस को हमने हाफ कर दिया, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगी। कैसे, जरा देखते हैं। ई इज इक्वल टू 1/2, ये जो कांस्टेंट है वो आ गया। सी हमने हाफ की है, कैपेसिटेंस हाफ की है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/2। और वी के बजाय हमने क्या पुट किया है, 2V। और देखिए यहाँ पर V का स्केयर है तो ये हो जाएगा 2V का स्केयर। ये हमारे पास हो गया। 1/2 को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये हो गया C/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर हो गया 4 और V का स्केयर हो गया V²। 2 1 2, 2 2 4। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा 2 आया है, ठीक है, इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, जरा देखिए कैसे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 1/2 CV²। देखिए सिर्फ एक 2 ही तो एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, और देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है वो 2 टाइम्स हो गई। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वो हमारे पास 2 टाइम्स हो गई। तो इसी तरीके से आप जो सा है खुद ट्राई करें कि अगर हम पोटेंशियल को हाफ कर दें, कैपेसिटेंस को डबल कर दें, तब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी हो जाएगी। ठीक है, हम पोटेंशियल को जो सा है वो 2 टाइम्स कर दें, कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स कर दें, तब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है वो कितनी हो जाएगी। इस तरीके से करके हमारे पास जो है वो MCQs बोर्ड में आ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी वाला क्या होता है, ठीक है, उसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। ठीक है, कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग क्या होती है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, यानी कि कैपेसिटर फौरन चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो रादर चार्जेस बिल्ड अप ग्रेजुअली टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू Q इज इक्वल टू C0। ठीक है, the growth of charge with time for different resistance is shown in figure number 12.28। इसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, और देखिए वो क्या क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ when q is equals to 0 at t is equals to 0 and increases gradually with time till it reaches its equilibrium value Q0 is equals to C0। ठीक है, जब हमारे पास चार्ज 0 है तो टाइम 0 है। The voltage V across capacitor at any instant can be obtained by dividing C as V is equals to Q/C। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस R एंड द कैपेसिटेंस C। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर और कैपेसिटेंस C के ऊपर, यानी कि R और C के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और देखिए एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट RC इज दैट ऑफ टाइम। इसकी मैं आगे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, उसमें जो है वो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो सो द प्रोडक्ट इज नाउन एज टाइम कांस्टेंट एंड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q0। अब हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है, उसमें कितना चार्ज जो स्टोर हो जाता है, कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, वो हो जाता है हमारे पास 0.63 टाइम, यानी कि 0.63% जो है वो चार्ज हो जाता है, यानी कि 63% यूं कह लें हमारे पास चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। ठीक है, और उसके बाद वो बता रहा है, ठीक है, कि एक फिगर नंबर 12.29 की वो बात कर रहा है इसकी, show that the discharging begins at t is equals to 0 when q is equals to CV0। ठीक है, चार्जिंग में जब हमारे पास T0 था
ठीक है, तब क्यू भी जीरो था, टी जीरो था तो क्यू भी जीरो है। लेकिन डिस्चार्जिंग में हमारे पास जब टी जीरो है तब क्यू हमारे पास क्या है, सी वी नॉट, एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू जीरो। स्मॉलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर सी लीड्स टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। जितनी ज्यादा आर सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी होगी, उतना ज्यादा हमारे पास उतना जो है वो हमारे पास रैपिडली डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है कि आर रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट इज कॉल्ड आरसी सर्किट। ये भी एक मतलब जो उनसे ये कोई इतना फेमस एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन चलें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आर सी के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब जरा देखें, ये जरा फिगर नंबर 12.28 के ऊपर देखें। एक इस लाइन को देखें और एक इस लाइन को देखें। यहाँ पर हमारे पास आर सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। ठीक है। जब हमारे पास आर सी की वैल्यू स्मॉल है तब हमारे पास रैपिड चार्जिंग है। जब हमारे पास आर सी की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, तब हमारे पास क्या है, स्लो चार्जिंग। स्मॉल आरसी की वैल्यू क्या होगी, रैपिड चार्जिंग, और लार्ज आरसी की वैल्यू क्या होगी, स्लो चार्जिंग। ये आप लोगों ने ध्यान, क्लियर हो गया कि आरसी की वैल्यू हमारे पास जितनी छोटी होगी, जितनी कम होगी, चार्जिंग उतनी ज्यादा होगी, चार्जिंग उतनी रैपिड होगी। और आरसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, चार्जिंग उतनी स्लो होगी। क्लियर है। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 12.6 जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत आती है। यहाँ क्या है, यहाँ वही बात कर रहा है कि आर सी जो है वो किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल। मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पास देखें कि हमारे पास कहाँ गया कि आर सी का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें कि आर सी जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, टी के इक्वल। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा, वो ये क्या देगा, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू, कोई से भी आगे चार ऑप्शन जो है वो एग्जामिनर दे देगा और आपने राइट ऑप्शन चूज करना होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है, टाइम। ठीक है। और दूसरी इसकी स्टेटमेंट क्या कर देगा, रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू। अब बताइए, सेम वही हमारे पास स्टेटमेंट है, सिर्फ उसने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी, वो भी हमारे पास टाइम की इक्वल हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट वो क्या कर देगा, आर का हमारे पास यूनिट क्या होता है, ओहम। ठीक है, ओहम। आर का यूनिट हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओहम। और कैपेसिटेंस सी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस किस चीज के इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा सेकंड यानी के टाइम। क्लियर है। तो ऐसे वो मुख्तलिफ जो सा है वो वर्डिंग चेंज करके घुमा फिरा के आपको स्टेटमेंट दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इंशाल्लाह ताला उनको, इन एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट कर पाए। तो बाकी इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं बेसिकली ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.4 जो है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज वो बना देगा कि क्या होगा जब हमारे पास कोई चार्ज जो है वो सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस के दरमियान पड़ा होगा, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एट रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, सारी बात है। दोनों, फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों प्लेट्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और अगर सपोज कर लेंगे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों उसको इक्वल जो सा अमाउंट ऑफ फोर्स से जो है उसको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट से, तो वो क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। या अगर ये भी पॉजिटिव, दरमियान वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स उसको इक्वल अमाउंट से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, तब भी वो क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। विद विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, अब एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव हो गई और दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव हो गई, तो अब जो सा है वो चार्ज क्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की उसने बात कर दी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी। ये रिपेल कर रही है, एक फोर्स ये हो गई, ये अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स ये हो गई, तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये भी आपके पास क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान। बाकी इसके जो उनसे न्यूमेरिकल्स हैं
इसमें एट इज जो सा कोई ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि उसको वो एमसीक्यूज बना सके। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें से मैंने आपको बता दिए। तो बाकी इस चीज़ को जहन में रखते जो सा आप लोग तैयारी करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग अपने जो एमसीक्यूज हैं वो अच्छे अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नीचे आ जाइए कि करंट हमें पता है कि क्या चीज़ होती है। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर जो सा है इसका जो सा है आ जाइए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व चार्जेस इन मोशन और इलेक्ट्रिक करंट। अ लाइट बल्ब ग्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ अ मोटर काउज्ड इट्स शाफ्ट टू रोटेट। ये सारी किस चीज़ की बात आ रही है? ये हम करंट के जो है वो यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाइए हम करंट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी है इस पे, बेसिकली हमारे लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, अब जरा हमारे पास देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यू ओवर टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज? आ गया ना ये क्वेश्चन, कि एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास करंट होगा, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और जो करंट हमारे पास होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आ गया। उसके बाद करंट डायरेक्शन की वो बात कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो। ये देखिए यहाँ पर आ गया, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है, अब सारी बात है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लो पोटेंशियल के ऊपर होता है। अब क्योंकि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो देखें, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यूं कह लें, यहाँ से एक एमसीक्यू ये भी निकलता है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सिमिलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो कन्वेंशनल करंट की भी आप डायरेक्शन देख लें, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करें हम नेगेटिव चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। अब क्योंकि ये ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, इसका मतलब है कि ये फ्लो करेगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जबकि हमारे पास ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये जा रहा है हमारे पास नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज बनता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? सेम होती है, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसके बाद ये हमारे पास करंट थ्रू मेटालिक करंट कंडक्टर है। ठीक है, इसको एक दफा थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ करंट है। ये जो है बाज़ का ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते ही आते हैं, लेकिन बाज़ का ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट हैं, कितने हैं हमारे पास? 3 इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, आ जाइए हीटिंग इफेक्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट को हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है,
और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये है, H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। ठीक है। करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसे हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं, और करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे हम अम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, जॉल्स लॉ, और मैग्नेटिक इफेक्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, अम्पियर्स। उसके बाद केमिकल इफेक्ट में हमारे पास बहुत सारे वो आ रहे हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट्स करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी आ गई, और उसको वो एमसीक्यू में भी दे सकता है। ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर आ जाइए। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या, certain liquids such as dilute sulfuric acid or copper sulfate solution conduct electricity due to some chemical reactions that take place within them. The study of this process is known as electrolysis. ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी आ गई, और उसको वो एमसीक्यू भी बना सकता है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, द लिक्विड विच कंडक्ट्स करंट इज नाउन एज इलेक्ट्रोलाइट। द मटेरियल इन, ये उसके बाद आ जाइए, द मटेरियल in the form of wire or rod or plate which leads the current into or out of the electrolyte is known as electrode. ये हमारे पास इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन आ गई, इसको एमसीक्यू भी बना सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर आइए, ये द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड। इलेक्ट्रोड जो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। एंड दैट कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स एंड द लिक्विड्स इज नोन एज वोल्टमीटर। ये हमारे पास वोल्टमीटर की डेफिनेशन भी आ गई, और इसको वो एमसीक्यू भी बना सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन तो खैर इसकी ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है। These examples also illustrate the basic principle of electroplating, a process of coating a thin layer of some expensive metal, gold, silver, on an article of some cheap metal. ठीक है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल जो हमारे पास ज्वेलरी होती है उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाकर उसको जो है वो सोने जैसा बना देते हैं। बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को वो एमसीक्यूज में दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मशहूर और मारूफ जो है वो ओह्म्स लॉ आ रहा है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। इसको आपने याद रखना है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट पर अम्पेयर। ये हमारे पास ओम होता है। वोल्ट पर अम्पेयर किसके इक्वल होता है, ओम के, जिसे जो हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ओके। उसके बाद हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। ये देखिए, ये इक्वेशन है हमारे पास रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये इक्वेशन है हमारे पास रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इक्वेशन नंबर 13.4 और इक्वेशन नंबर 13.5, ये पैरेलल में है और ये सीरीज में। उसके बाद रेजिस्टिविटी आ रही है, ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है। बेसिकली ये है हमारे पास ड्रॉ, इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो ये आ गई हमारे पास रेजिस्टिविटी। ठीक है। और देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। Conductance is an another quantity used to describe the electrical properties of material. In fact, the conductance is the reciprocal of resistance. यहाँ पे हमारे पास MCQs क्या आया कि the reciprocal of resistance is equals to conductance। ठीक हो गया। और ये देखिए, ये हमारे पास उसका फार्मूला दिया। ठीक है। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो और साइमन। ठीक है। ये दो यूनिट है, या महो कह दें या फिर साइमन। ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं कि कंडक्टर्स की यूनिट क्या क्या है, महो और साइमन। ठीक है। लाइक वाइज कंडक्टिविटी इट्स ठीक है, सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और देखिए इसका यूनिट हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम पर मीटर और महो पर मीटर। ठीक है। सॉरी सॉरी, जो हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है वो पर ओहम पर मीटर है, और अगर ओहम को आप वही महो कर दें तो ये महो पर मीटर है। पर ओहम पर मीटर
या फिर महो पर मीटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, आयरन और प्लाटिनम की जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, ठीक है, क्या जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो दोनों हमारे पास सेम। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बनता है कि आयरन की रेजिस्टिविटी दूसरे किस मटेरियल के रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है, तो वो हमारे पास प्लाटिनम है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। ठीक है। तो बाकी वैसे तो ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करना चाहें तो सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन और प्लाटिनम है, और यहाँ पे नीचे, अच्छा नीचे देखिए हमारे पास कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन तीनों के जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है। बाकी किसी के भी हमारे पास जो सा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी रेजिस्टिविटी जो है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिवाय कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास द कलर कोड, जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कलर कोडिंग, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। वो कोई भी कलर कोडिंग को, मतलब कोई भी जो सा है वो कम्बिनेशन एग्जाम में जो है वो एग्जामिनर दे सकता है कि इस वाले जो रजिस्टर की आप जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें मैनुअल तरीके से। तो वो अगर आपको तरीका आता है तो फिर आप लोगों ने, तो आप उसको जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, टॉलरेंस आप लोगों ने याद रखनी है कि गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड की कितनी होती है +-5, सिल्वर की कितनी होती है +-10। और अगर हमारे पास कोई भी फोर्थ बैंड नहीं है तब हमारे पास टॉलरेंस कितनी होगी +-20। गोल्ड की +-5 टॉलरेंस, +-5 टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे 5% अबव भी हो सकती है रेजिस्टेंस, 5% बिलो भी हो सकती है। सिल्वर की जो +-10% जो टॉलरेंस है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे रेजिस्टेंस 10% अबव भी हो सकती है, 10% बिलो भी हो सकती है। और अगर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं है तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तब होगी +-20%। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रूल्स लिखे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक रूल्स लिखे हुए हैं, ये 4 रूल्स हैं। ठीक है, कलर कोडिंग फॉर कार्बन। ठीक है, तो देखें, सॉरी कार्बन नहीं, द कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर देखिए, ये कि जो हमारे पास द फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस, इट्स कलर इज आइदर सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर बैंड indicates a tolerance of +-10%. Gold band shows a tolerance of +-5%. If there is no fourth band, tolerance is understood to be +20%. ठीक है, इनके, अच्छा ये जो 20% है वो हमारे पास क्या है, उसमें उसके साथ उसने माइनस नहीं लगाया हुआ। या आई थिंक यहाँ यहाँ पर जो सा है वो पीडीएफ में जो सा है वो मिस्टेक हो गई है। बहरहाल +20% जो है वो आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर प्लस माइनस है तो +-20% है, वरना +20% ही होती है। ठीक है, तो ये आपके पास भी एक एमसीक्यू है कि अगर हमारे पास कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होगी। उसके बाद ये हमारे पास रियोस्टेट, ये तो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्मिस्टर, ये एमसीक्यूज बनता है। अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। और देखिए आगे देखिए, मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेस विद देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कम होती है। इसका ये मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर। ओके, थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर आल्सो अवेलेबल। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी आगे एक अहम बात आ रही है। Thermistor with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature, especially near 10 K. Students,
273 के जो होता है वो हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो अब 10 यानी कि 10 केल्विन का आप खुद हिसाब लगा लें कि कितना लो टेम्परेचर ये होता है। लेकिन वो आगे साथ कह रहे हैं कि द हायर रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इनेबल्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अ 0 ओहम रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर बैंड अराउंड द बॉडी ऑफ रजिस्टर। अब इसको ये भी पूछ सकते हैं कि इफ देयर इज ओनली ब्लैक बैंड अराउंड द रजिस्टर देन इट रेजिस्टेंस वुड बी, आगे वो कोई से चार ऑप्शन आपको जो है वो ऑप्शन दे देगा, तो उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो 0 होगी। 0 ओहम रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर बैंड अराउंड द बॉडी ऑफ रजिस्टर। ठीक है। Thermistor have wide application as temperature sensors. They convert changes of temperature into electrical voltage which is duly processed. ये बड़ी एक important बात है कि जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये जो हमारे पास टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ठीक है, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पावर के फार्मूले, तीन फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। एक ये पी इज इक्वल टू बी आई, दूसरा है पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, और तीसरा है हमारे पास पी इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर आर। ये उसने सारे कंबाइन करके लिख दिए हैं। ये पावर के फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। जी, इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट में, ये देखिए यार, इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन लिखते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो न्यूटन वाली फोर्स नहीं है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स एंड वी डो नॉट मेजर इट इन न्यूटन्स। ठीक है, द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल पर कूलम विच इज वोल्ट। ये याद रखना है कि ईएमएफ का जो यूनिट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो वोल्ट ही होता है, वो न्यूटन नहीं होता। न्यूटन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपने इक्वेशन याद रखनी है 13.16, इसका वो एमसीक्यूज बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, द ईएमएफ इज द काउज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ये ईएमएफ जो है वो वजह है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका इफेक्ट है, उसका असर। द ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी और सेल। ये एक उसने इंपॉर्टेंट बात कर दी कि ईएमएफ तब प्रेजेंट होगी, कब, जब हमारे पास बैटरी से कोई भी करंट नहीं हम ले रहे होंगे सर्किट में। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, वही बात है, जाहिर सी बात है, वी इज टू आई आर। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, अगर कोई करंट आप फ्लो नहीं कर रहा, आप आई को जीरो पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय आर, तो वी कितना हो गया, जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। यानी कि जब हमारे पास, ठीक है, बैटरी से कोई भी करंट सर्किट में नहीं जा रहा होगा या फ्लो ऑफ करंट जीरो होगा, तब भी हमारे पास ईएमएफ मौजूद होगी। लेकिन जब हमारे पास करंट सर्किट में, लेकिन उस टाइम हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी हमारे पास होगा जब हमारे पास, जब हम बैटरी से करंट सर्किट में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट है, ये भी उसी का जो सा है कुछ हिस्सा बचा हुआ है ऊपर वाले आर्टिकल का। उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज रूल है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट में क्वेश्चन में आ जाती है, इसका जो इक्वेशन है वो आ जाती है हमारे पास एमसीक्यूज में। एक इक्वेशन नंबर 13.18 है, दूसरी इक्वेशन नंबर 13.19 है। नीचे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, किरचॉफ फर्स्ट रूल विच इज आल्सो नाउन एज किरचॉफ पॉइंट रूल। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, किरचॉफ पॉइंट रूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैनिफेस्टेशन। आगे आइए, किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, which is the algebraic sum of potential changes in a closed circuit is zero। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है,
we have seen that this rule is simply a particular way of stating the law of conservation of energy in electrical problems. सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास, और कुछ भी नहीं। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ सेकंड रूल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। उसके बाद जौन सा ये हमारे पास आज ये प्रोसीजर टू सॉल्व प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स के, एक सर्किट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो ये बहरहाल शॉर्ट में आता है। तो फिलहाल हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा हम चले जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए कितने हमारे पास रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर? चार। और कितने लूप बन रहे हैं? तीन। पहला लूप ये वाला, दूसरा लूप ये वाला, और तीसरा लूप ये वाला। ये तीन लूप जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। और देखिए हमारे पास जो गलवानोमीटर है वो कौन कौन से पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है? पॉइंट बी और पॉइंट डी। ठीक है। और हमारे पास गलवानोमीटर की कंडीशन, सॉरी, जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें से जो हम अननाउन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसमें गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होती है? जीरो। यानी कि इन रेजिस्टेंसेस को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारे पास गलवानोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन शो करे, वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो हमारे पास गलवानोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है। ये देखिए, द करंट फ्लो थ्रू द गलवानोमीटर विल बी जीरो इफ, ये उसने कंडीशन बता दी। ठीक है। तो हम यहाँ पर गलवानोमीटर को, हम जो रिफ्लेक्शन है उसको हमने जीरो करना है अननाउन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, इसकी हमारे पास जो है वो कहाँ का यूजेस होता है, इसके यूजेस जो है वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है। उसकी इक्वेशन जो है वो पूछ सकता है। तो बाकी हमारा जो है वो कोई जो चैप्टर नंबर 13 है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो सा 13.3 है, ये एमसीक्यूज में बना के पूछ सकता है। डायग्राम नहीं देगा लेकिन एमसीक्यूज में बोल देगा, ये चारों कलर्स दे देगा कि इसकी रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करें। तो वो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करके बतानी होगी। ठीक है, टॉलरेंस के साथ। ठीक है। उसके बाद और कोई वो नहीं है। तो बाकी इसके प्रॉब्लम्स जो है वो भी, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ गिवन नहीं है कि जो हमारे काम आ सके एमसीक्यू से उसके। तो आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी जा रही है, तो फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ चैप्टर नंबर 13 के ऊपर स्टॉप कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 14 की जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वो न्यू वीडियो आपके चैनल के ऊपर अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। और जो भी अगर आपको कोई बात कंफ्यूज कर रही है या कोई एमसीक्यूज आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।